इस एपिसोड की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि 1 महीने में ही स्पिरिट मैनिफेस्टेशन रियल्म के पीक पर पहुंच गया है। उसी टाइम पेट में पल रहा बच्चा सोच रहा होता है कि वो ये लेवल तो 3 दिन पहले ही पा चुका है और अब वो सोच रहा है कि शायद आज वो वनरेबल रियल्म में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करे। क्या वो सफल होगा? जैसे ही एंसेस्टर उसके लेवल को देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं, सिस्टम अनाउंस करता है, इम्प्रेस द एंसेस्टर मिशन कंप्लीटेड। हीरो हल्का सा मुस्कुराता है सोचकर कि उसका एंसेस्टर इतनी आसानी से इम्प्रेस हो गया। रिवॉर्ड के रूप में सुप्रीम बोन प्रकट होती है, एक स्पिरिचुअल स्केलेटन के रूप में। सिर्फ उसकी ऑरा महसूस करते हीरो के अंदर जो रुकावट थी वो आसानी से खुलने लगती है। सिस्टम अपने आप उस सुप्रीम बोन को उसके साथ फ्यूज करने लगता है। हीरो सोचता है कि अब वो अपने एंसेस्टर को और भी ज्यादा सरप्राइजर करेगा। वो सुप्रीम बोन की पावर को फ्यूजन के दौरान बोरो करके विनरेबल रेल्म में ब्रेक थ्रू करता है। वो देखता है कि सुप्रीम बोन से पर्पल एनर्जी निकल रही है और वो खुश होता है। एंसेस्टर घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि उसका पोता अपनी जल्दी ब्रेक थ्रू करने की कोशिश में अपनी फाउंडेशन को नुकसान पहुंचा देगा। इसी दौरान माँ भी अपने बच्चे से निकल रही एक नई ऑरा महसूस करती है। ब्रेक थ्रू बड़ी आसानी से सफल हो जाता है और हीरो को पता चलता है कि सुप्रीम बोन से मिली डिवाइन एबिलिटी कुछ समय से जुड़ी हुई है। उसे लगता है शायद मैं ज्यादा ही इम्पेशेंट हूँ, इसी वजह से मुझे ये एबिलिटी मिली है। वो समझता है कि शायद वो कुछ जल्दी में था और उसकी लिमिट वनरेबल रेल्म तक ही थी, लेकिन अब इस नई एबिलिटी से वो समय के प्रवाह यानी फ्लो ऑफ टाइम को स्लो कर सकता है, जिससे वो जन्म से पहले ही और भी ऊंचे लेवल तक जा सकता है। और इसी सोच के साथ वो टाइम को स्लो कर देता है। एंसेस्टर अपने पोते से निकल रही भारी ऑरा को महसूस करते हैं, जिसमें टाइम के लॉज की झलक होती है, और वो मान लेते हैं कि अब वो अपने पोते की शक्ति को समझ भी नहीं सकते। वो जोर से हंसते हैं, खुश होकर कहते हैं, हेवन ने सच में जियांग परिवार को आशीर्वाद दिया है। कुछ महीनों बाद जियांग सिक्सिंग को लिवर पेन शुरू होता है। पूरा परिवार 3 घंटे तक बाहर बेचैनी से इंतजार करता है। मिडवाइफ उसे हिम्मत देती है, थोड़ा और सहो। और जब बच्चा जन्म लेता है, सिस्टम अनाउंस करता है, जियांग वैंग अब इनेट एंशिएंट इमॉर्टल रियल्म तक पहुंच गया है। उसका जन्म एक सेलेस्टियल फिनोमिनन दैवीय घटना पैदा करता है। आसमान में अजीब चिन्ह, रोशनी और शक्तियां दिखने लगती हैं। दूर दूर के महान लोग बादलों से उतरकर बधाई देने आते हैं। लोग हैरान हैं कि एक साधारण ट्रू इमॉर्टल की संतान ऐसी कॉस्मिक घटना कैसे पैदा कर सकती है। तभी एक समझदार व्यक्ति बताता है, ये बच्चा वही है जिसे ग्रेट शिया डिवाइन डायनेस्टी ने अस्वीकार कर दिया था। दूसरा व्यक्ति उसे रोकते हुए कहता है, वो तो पुरानी बात है। ये बच्चा इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि क्रिएशन इमॉर्टल पैलेस के एक सेज ने इसे गर्भ में रहते हुए ही अपना डिसाइपल बना लिया था। अचानक ग्रेट शिया डायनेस्टी का एम्परर खुद पहुंचता है। वो समझ जाता है कि इस बच्चे की वजह से हुई कॉस्मिक हलचल को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आकाश में लगातार नए नए सेलेस्टियल विजन प्रकट होते जाते हैं। गोल्डन लोटस, द बिटर सी, फिर स्प्लेंडेड रिवर्स एंड माउंटेन्स, फिर चमकते शाइनिंग स्टार्स, और फिर एम्परर पहचानता है, ये तो यंग लाइफ एंड डेथ डायग्राम है जो 1000 सालों से नहीं देखा गया था। लेकिन जियांग वैंग को यहीं रुकने का मन नहीं करता। वो इन 5 विजन को एक साथ मर्ज करता है और एक अंतिम घटना होती है, द इमॉर्टल किंग डिसेंड्स फ्रॉम द 9 हेवेंस। ये देखकर वहां जमा हुए सारे लोग बहुत बड़े सदमे में होते हैं। एंसेस्टर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गर्व से कहते हैं, मेरा पोता जियांग वैंग भविष्य का महान एम्परर बनेगा। ग्रेट शिया डायनेस्टी का एम्परर पछताता है, काश ये बच्चा मेरे राज्य में जन्मा होता। वो विवाह फिर से तय करने का सोचता है, पर शर्म से ये विचार छोड़ देता है। दूसरी तरफ माँ अपने बच्चे यानी हीरो को गोद में लेकर कहती है, तू ही मेरी असली शान है। लोग बातें बनाने लगते हैं। अब लो क्लैन को अपनी गलती पर गहरा पछतावा हो रहा होगा, लेकिन एम्परर समझता है कि अब क्योंकि उन्होंने ऐसे प्रोडिजी को नाराज कर दिया है, तो अब उनके पास एक ही रास्ता बचा है, उसे बड़ा होने से पहले ही खत्म कर दो। हीरो के जन्म के 5 साल बाद का सीन देखते हैं। जियांग वैंग एक छोटे बच्चे के रूप में टाइम को स्लो डाउन करके मेडिटेशन करता दिखता है। वो अपनी टाइम स्लोइंग एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा होता है। फिर आंखें खोलकर सोचता है, मैं अब एंशिएंट किंग रियल्म के पीक पर पहुंच गया हूं, पर फिर भी मेरी प्रोग्रेस बहुत स्लो है। कुछ उत्साहित सेवक उसे इमॉर्टल फ्रूट ऑफर करते हैं। वो परेशान होकर कहता है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। फिर वो मेडिटेशन से उठकर अपने एंसेस्टर से मिलता है जो उसका इंतजार कर रहे होते हैं। एंसेस्टर उसकी तारीफ करते हैं, सिर्फ 5 साल की उम्र में ही तू एंशिएंट किंग रियल्म के पीक पर है, कुछ सालों में तो मैं भी तुझसे पीछे रह जाऊंगा। जियांग वैंग विनम्रता से जवाब देता है,
मैंने पिछले 1 महीने से कोई प्रोग्रेस नहीं की। मैं एक ब्रेक थ्रू में अटका हुआ हूँ। असल में वो एक बड़ी परेशानी में था। 1 साल पहले सिस्टम ने उसे एक मिशन दिया था कि वो एक सीक्रेट रियल में जाए, पर वो बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि ग्रेट शिया डिवाइन डायनेस्टी और लुओ क्लान दोनों ने उसके लिए किल ऑर्डर जारी कर रखा था। जो भी उसे मारेगा उसे इनाम रखा गया था। साथ ही उसे अपने ही क्लैन के अंदर एक छिपा हुआ खतरा महसूस हुआ था। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान उसे एक वेनमस ऑरा महसूस हुई और उसका पीछा करते करते वो क्लैन के बैक माउंटेन तक पहुंचा, जहां उसे एक भयानक एंटिटी का अस्तित्व पता चला। वो देखता है कि वहां एक डेमन सप्रेशन एरे है, लेकिन उसमें भी दरारें पड़ने लगी हैं। अंदर का खतरा और बाहर के दुश्मन दोनों से उसे लगता है कि उसकी ताकत अभी बहुत कम है। इसलिए वो तय करता है कि उसे बाहर जाकर सीक्रेट रियल्म ढूंढना ही होगा ताकत बढ़ाने के लिए। एंसेस्टर से बात करते वक्त वो ये सब बताता है। एंसेस्टर पूछते हैं कि उन्होंने भी वो वेनमस ऑरा महसूस की है, लेकिन वो भरोसा दिलाते हैं वो एंटिटी सील से बाहर नहीं आ सकती। तभी एक क्लैन मेंबर भागता हुआ आता है बताने कि ईस्टर्न सी में एक सीक्रेट सेज रियल्म खुला है और शिया डायनेस्टी और लुओ क्लैन पहले से ही उसे कब्जे में लेने के लिए साथ मिल गए हैं। ये सुनकर एंसेस्टर तुरंत क्लैन मीटिंग बुलाने का आदेश देते हैं। ग्रैंडफादर को मीटिंग के लिए जाता देख जियांग वैंग उनसे कहता है, मैंने एंशिएंट किंग रियल में ब्रेक थ्रू किया है, इसलिए अब मैं भी मीटिंग अटेंड कर सकता हूँ। एंसेस्टर मान जाते हैं। मीटिंग में वो सबको जियांग वैंग से इंट्रोड्यूस कराते हैं। मीटिंग में जियांग वैंग बोलता है, मैंने कई महीनों पहले ही एंशिएंट किंग रियल की पीक अचीव कर रही थी। अब अगले रियल में ब्रेक थ्रू करने के लिए मैं क्लैन से बाहर जाकर एक्सपीरियंस और ताकत इकट्ठा करना चाहता हूँ। वो सबको अपनी पावर दिखाता है। ये देखकर एल्डर्स उसकी तेज प्रगति की तारीफ करते हैं, पर बाहर जाने का कड़ा विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि दुश्मन पहले से ट्रैप बिछा चुके हैं। ग्रेट शिया डायनेस्टी और लुओ क्लैन ने उसे मारने पर इनाम भी रखा है। हम जियांग क्लैन के जीनियस को बाहर भेजकर रिस्क नहीं ले सकते। ये सुन जियांग वैंग मुंह फेर लेता है। एंसेस्टर सुझाव देते हैं, अगर हम जियांग को एंशिएंट ब्रेकिंग पिल दे दें ताकि वो अगले लेवल में ब्रेक थ्रू कर सके और रिस्क न लेना पड़े। ये सुझाव चाचा को भी अच्छा लगता है, लेकिन जियांग वैंग सोचता है कि वो पिल बहुत महंगी है जिसे हमारा क्लैन मुश्किल से ला सकता है, और उस पिल को खाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा या नहीं। फिर वो सभी एल्डर्स से कहता है, अगर मैं हर बार क्लैन के पीछे छिप जाऊंगा तो कैसे मजबूत बनूंगा? मैंने कभी कोई असली लाइफ एंड डेथ लड़ाई नहीं लड़ी। वो उन्हें याद दिलाता है कि उसके पास उसके मास्टर का दिया हुआ ट्रेजर है, जिससे कोई एंशिएंट एम्परर भी उसे पकड़ नहीं सकता। वो उनसे अनुमति मांगता है कि वो बाहर जाकर खुद को और शक्तिशाली करना चाहता है। ये सुन उसके चाचा कहते हैं, तू अभी 5 साल का है और तुझे लाइफ एंड डेथ की लड़ाइयां लड़नी हैं। ये सुन जियांग वैंग अपनी चाचा की तरफ गुस्से से देखता है। जियांग वैंग की बातें सुनकर उसके ग्रैंडफादर सोचते हैं, उसने पहले ही अपनी कल्टिवेशन से बहुत सारे लोगों को सरपास कर लिया है। उसे पूरा अधिकार है अपने मन मुताबिक जीने का। एंसेस्टर आखिरकार मान जाते हैं, पर चेतावनी देते हैं, लुओ क्लैन और शिया डायनेस्टी के जीनियस भी उस सीक्रेट रियल में जरूर एंटर करेंगे। वो तुझे मारने के लिए ट्रैप भी लगा सकते हैं, इसलिए सावधान रहना, और अगर तेरी पहचान सबको पता चल गई तो एंशिएंट एम्परर्स तुझे मारने पीछे लग जाएंगे। जियांग वैंग आत्मविश्वास से कहता है, बस एंशिएंट एम्परर्स ही ना, उनसे कौन डरता है? एंसेस्टर हंसते हैं और कहते हैं, अब तू सच्चा हमारे क्लैन का बेटा लग रहा है। वो उसे अनुमति दे देते हैं और जियांग वैंग निकल पड़ता है। माँ दरवाजे पर खड़ी होकर उसके लिए दुआ करती है कि वो सुखरूप घर आए। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है सीक्रेट रियल्म के एंट्रेंस पर बहुत भीड़ जमा है। जियांग वैंग एक कल्टीवेटर से पूछता है, क्या ये एंशिएंट सेज का सीक्रेट रियल्म है? इससे वो पहले नाराज होता है, पर उसके कपड़ों की क्वालिटी देखकर समझ जाता है कि ये किसी बड़े क्लैन का यंग मास्टर है, इसलिए तुरंत अपने लहजे में सॉफ्टनेस लाता है और कहता है, हाँ, ये एंशिएंट सेज का सीक्रेट रियल्म है, पर तुम पिस फैमिली या क्लैन से हो? जियांग वैंग झूठ बोलता है कि वो एक छोटे से सेक्ट से है और पूछता है, बड़े बड़े सेक्ट्स अपने बच्चों को यहाँ क्यों भेज रहे हैं? कल्टीवेटर बताता है, ग्रेट शिया डायनेस्टी और लुओ क्लैन ने इस रियल्म को कंट्रोल में किया हुआ है और सिर्फ 18 साल से कम उम्र वालों को एंट्री दी है। ये सुन वो सोचता है, इसका मतलब ग्रेट शिया डायनेस्टी और लुओ क्लैन के जीनियस भी यहाँ आएंगे। तभी ग्रेट शिया डायनेस्टी की प्रिंसेस शिया म्यागचन आती है। वो इतनी खूबसूरत होती है कि सब लोग दंग रह जाते हैं। उसकी जनरल दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, पर प्रिंसेस समझदार है। वो कहती है, दूसरों को अंडर एस्टिमेट मत करो, खासकर लुओ क्लैन लीडर के बेटे, जिसके जन्म के वक्त अजीब से हेवनली साइन दिखे थे, और साथ ही लुओ क्लैन ने उसके कल्टीवेशन के लिए अपने सारे रिसोर्स बहा दिए हैं, और साथ ही जियांग क्लैन के प्रभावशाली बेटे ने जन्म के वक्त 5 सेलेस्टियल फिनोमिनन पैदा किए थे। इसीलिए मैं कह रही हूँ, किसी को भी कम मत समझना। वो अफसोस जताती है कि उनका डायनेस्टी एक ताकतवर सहयोगी जियांग क्लैन को खो चुका है। इस पर दूसरा जनरल कहता है, ये सब करतूत उस जनरल वू की है।
प्रिंसेस कहती है अब उस जनरल को कोसना बंद करो, और तुम दोनों मेरे फैक्शन के पिलर हो, तो मैंने जो बताया है वो याद रखना। उस प्रिंसेस को देखकर हमारा हीरो कहता है वो ग्रेट शिया डायनेस्टी से है और वो खूबसूरत भी है, साथ ही उसमें कोई भी अहंकार नहीं है। तभी लुओ क्लैन आता है बिजली से घिरी हुई शानदार कैरेज में। जियांग वैंग उन्हें देख मुस्कुराता है, सोचता है आखिर आ ही गए। उनकी एल्डर अपनी तरफ से लुओडोंग को प्रिंसेस से इंट्रोड्यूस करती है। लुओडोंग प्रिंसेस से बात करने की कोशिश करता है, पर वो उसे नजरअंदाज कर देती है। फिर प्रिंसेस सारे एल्डर्स से कहती है अब सब लोग आ गए हैं तो सीक्रेट रियल खोला जाए। वही लुओडोंग प्रिंसेस ने उसे नजरअंदाज किया, इसलिए गुस्सा हो जाता है। एल्डर्स मिलकर सीक्रेट रियल गेट खोलते हैं और सब बच्चों को अंदर जाने को कहा जाता है। जियांग वैंग अंदर जाते हुए सोचता है अब वक्त है लुओ क्लैन को उनके कर्मों का फल चुकाने का। मुझे देखना है तुम लोगों ने जिस जीनियस पर इतने सारे रिसोर्स बहा दिए हैं वो मेरे कितने स्ट्राइक झेल पाता है। लुओ क्लैन की एल्डर वाचू उसे देखती है और पहचान जाती है। उसके चेहरे में उसकी माँ की झलक पाती है। वो शॉक में है कि ये बच्चा इतनी खतरनाक जगह पर कैसे। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।